वेलकम बैक एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी प्रिटी सा चैप्टर है। आपको सारे बेसिक टर्म्स पता चल जाएंगे, है ना, अगर हमने चैप्टर फिनिश कर लिया तो, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं और ये किस तरीके से वेरी करती हैं, कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या ट्रेंड्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। आज हम इसके 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं और काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1 विच सेज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रायड्स। ठीक है, तो ये सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी जो एलिमेंट्स के लिए आई। ट्रायड मतलब 3, है ना। तो इसमें क्या था, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया गया, जैसे कि जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्रायड का, वो है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, तो पहले कहा गया कि यार इन तीनों की ना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। एंड सेकेंडली कि जो बीच वाला एलिमेंट है, जो भी उसका एटॉमिक मास निकल के आएगा, इट्स गोइंग टू बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू, है ना। सपोज अगर इसका एटॉमिक मास, ठीक है, दिस इज एटॉमिक मास, ओके। सपोज लिथियम का जो एटॉमिक मास है, चलो ये 7 है, ये 23 है एंड दिस इज 39, राइट। तो अगर आप देखोगे जो सोडियम का एटॉमिक मास निकल के आता है, वो कितना निकल के आता है, 39 + 7 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द मीन, करेक्ट। तो ऐसा कहा गया ट्राइड सिस्टम में। तो ऑप्शंस देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। The properties of the middle element were in between those of the other two members. The elements can be grouped in the group of 6 elements. No, it was the group of 3 elements, triad, okay. 3 elements arranged according to increasing weights have similar property. Every third element resembles the first element in the periodic table. No, so it was the first thing कि जो middle element है उसकी जो properties हैं और उसका जो mass है, it's going to be between those of the other 2 elements. ठीक है, so we can say that option number A जो है यहाँ पे वो सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। That is our next classification, which is the law of octaves. ठीक है, as if in the musical scale, right, there are 8 notes or 8 scales, right, 8 notes, sa re ga ma pa dha ni sa, yes, okay. So yeah, every 8th element had properties similar to the first one, yes. So यहाँ पे क्या किया गया था, अब जो क्लासिफिकेशन है ऑक्टेव्स वाले में, वो थोड़ी बढ़ा दी गई है ना, कि पहले यहाँ पे से 7 एलिमेंट्स लिखे गए एंड हियर वाज द 8th वन। तो ऐसा कहा गया कि जो प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की है और जो प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट की है वो क्या है, सिमिलर है। सो एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट वन। सो हियर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है। ठीक है भाई। Every third element, no, it's octaves. तो फर्स्ट और 8th के साथ में रिलेशनशिप है। ठीक है, the properties of the middle element, no, it is according to the triad one. The properties of the elements were repeated after regular intervals of 3, 4 और 8 elements, no. Every first and 8th element जो थे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। ओके, तो चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The first periodic law stated by Mendeleev was, अच्छा, इसका एक बहुत मेन फीचर क्या रहा था, जो हम अभी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताते हैं, इट इज इन अकॉर्डेंस टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके हिसाब से चलता है कि पीरियोडिसिटी किसके हिसाब से रिपीट होती है, एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से। लेकिन मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया, इनके अकॉर्डिंग जो पीरियोडिसिटी है वो एटॉमिक मास के हिसाब से चलती है। ठीक है भाई। सो यस, देयर इज नो कोरिलेशन इन द प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट्स। नो, ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने। नो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। नहीं, दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से जो पीरियोडिसिटी है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट,
एटॉमिक नंबर्स, ठीक है. सो दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. ठीक है. द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. बिल्कुल सही बात है. दिस इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. ठीक है भाई, दिस वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. ठीक है भाई, इज इट ऑल राइट? इट्स गोना बी सिंगल ई हियर, राइट? LEVE. लेट्स करेक्ट दैट. या ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड हियर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो अभी देखो, मेंडलीव अंकल ने काफ़ी अच्छा काम किया था. उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स बनाए, 9 ग्रुप्स बनाए, 7 हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि 7 पीरियड्स भी बनाए और उन एलिमेंट्स को अरेंज किया. बट किसके हिसाब से किया उन्होंने? एटॉमिक मास के हिसाब से. करेक्ट है. तो और उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया कि ही डिस्कवर्ड सम ऑफ, नॉट डिस्कवर्ड, ही प्रिडिक्टेड कि यार कुछ ना भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ना पाए नहीं गए हैं, वो नेचर में फॉर श्योर प्रेजेंट है ना, जैसे कि जर्मेनियम, जैसे कि गैलियम. तो उन्होंने उसको एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम ऐसे करके नाम दिया. ठीक है यार, ये जो एलिमेंट्स हैं ये अभी प्रिडिक्ट होंगे, अभी आएंगे, दे विल बी डिस्कवर्ड सून. ओके, तो ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. बाकी ऑप्शंस देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है. सो विच वन इज नॉट अ मेरिट. ओके, क्या मेंडलीव अंकल ने अच्छा काम नहीं किया वो हमें बताना है. जो अच्छा काम नहीं किया वो हमारा सही जवाब होगा. He gave separate places to isotopes in his periodic table. Yes, पहला ही ऑप्शन सही निकल गया कि यार अब उन्होंने क्या किया. सपोज अगर क्लोरीन है, क्लोरीन को उन्होंने, एक ही एलिमेंट को उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में 2 बार डाल दिया क्योंकि उन्होंने तो एटॉमिक मास के हिसाब से लगाया था. एंड वी नो यार आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मासेस, है ना. तो दिस वाज एक्चुअली अ डीमेरिट. ये उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया था. ठीक है. इट हेल्प्ड इन करेक्टिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स. यस, ठीक है, ऐसा हुआ था. जैसे कि बोरॉन का एटॉमिक मास उन्होंने करेक्ट करके दिया था. यस. ही फ्रेम्ड द पीरियोडिक टेबल विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स. यस, ही डिड दैट. हमने अभी डिस्कस भी किया. He predicted the properties of some undiscovered elements जैसे कि गैलियम एंड जर्मेनियम, ये भी हमने डिस्कस कर लिया. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर व्हाट? एटॉमिक नंबर्स या एटॉमिक मास? इन देयर एटॉमिक नंबर्स. इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स. यस, इंक्रीजिंग में 1 2 3 4 5 लाइक दिस. करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पे करेक्ट. ये हमने अभी भी डिस्कस किया. मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के हिसाब से जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, इट वाज इन अकॉर्डेंस टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. पर जो हम अभी क्लासिफिकेशन यूज करते हैं वो किस लिए होती है, वो किसके हिसाब से होती है? इन अकॉर्डेंस विद increasing atomic numbers, number of protons and atomic mass. आप कैसे बताते हो? number of protons plus number of neutrons. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. elements belonging to the same group of periodic table have, चलो ऑप्शंस देख लेते हैं. same number of energy levels, same number of valence electrons, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी. अच्छा देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, चेंज कर लेते हैं पहले इसका कलर. सो वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम. ठीक है, ये ले लेते हैं. सही है. यहाँ पे हम ग्रुप 1 के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. सपोज अगर आप लिथियम की बात करो, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? 3, राइट. सिर्फ 2 एलिमेंट शुरू के ले रहे हो, सबको समझ में आ जाएगा. एंड फॉर सोडियम इट इज 3 + 8, दैट वुड बी 11. सही है. एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो भाई लिथियम की, 1s2 2s1, राइट.
सोडियम की देखो 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3s1 है ना। अगर आप फर्दर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इनका देखोगे तो इनके लास्ट में आएगा 4s1, 5s1, 6s1 ऐसे। तो क्या आप ये सिमिलैरिटी नोटिस कर पा रहे हो कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन भी कौन से होते हैं भाई, जो लास्ट शेल में होते हैं, दोज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हर किसी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, जो ये हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो द वैलेंस शेल हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, राइट, इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। तो सेम नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स तो नहीं होते, है ना, क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हो न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड, सही है, तो सेम एनर्जी लेवल तो नहीं हो सकता। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने डिस्कस किया, यस। अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो इट विल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो यार डिफरेंट ही होंगे, है ना, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हम न्यूट्रल एटम्स की बात कर रहे हैं, तो सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं हो सकते। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें, एज वी गो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है ना, क्यों, क्योंकि शेल्स ज़्यादा ऐड हो रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, आप इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, यानी कि आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो यू हैव द आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। नाउ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, ये हमें बताना है। सो दिस इज, ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, नॉमेनक्लेचर ग्रेटर देन 100, है ना। तो ये आपको पता है कि यार उन किसको बोलते हैं, उन इज 1, निल इज 0, है ना, देन वही बाई, ट्राई, क्वाड, ये सब, ये तो आपको पता ही है, करेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, करेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इसके अलावा यार यहाँ पे हमें जो चीज़ याद होनी चाहिए, व्हाट्स दैट, 101 से लेके और 106 तक मिनिमम हमें और आयुपैक ऑफिशियल नेम्स याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 101 इज कॉल्ड एज मेंडेलिवियम, चलो अगर मैं यहीं पे ही लिख दूं दैट्स बेटर, मेंडेलिवियम इज 101, ठीक है। 102 यहाँ पे नहीं लिखा है, 102 इज नोबिलियम, NOBELIUM, आई गेस, नोबिलियम, ठीक है। लॉरेंसियम इज 103, ठीक है भाई, लॉरेंसियम इज 103। सो 101 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 104, 5, 6 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 104। तो बच्चे 104 होता है कौन, रेदरफोर्डियम, वेरी इंपॉर्टेंट, 104 इज रेदरफोर्डियम, ये हमें पता होना चाहिए, रेदरफोर्डियम। देन वी हैव सीबॉर्गियम, सीबॉर्गियम होता है 106, सीबॉर्गियम क्या होता है 106, बचा कौन 105, 105 इज डुबनियम, डबनियम, DUBNIUM, डबनियम। तो देखो आपको सारे पता चल गए, 101, 102, 103, 104, 105, 106, लर्न देम, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न देम। अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो आप बहुत जल्दी स्कोर कर लोगे, ठीक है भाई। तो मेंडेलिवियम 101, उन निल, उन मीन्स 1, निल मीन्स 0, उन मीन्स अगेन 1, तो 101 ठीक है, करेक्ट है। तो ए तो ठीक है, बी उन निल ट्रायम, लॉरेंसियम इज 103, ये भी ठीक है। उन निल हेक्सियम, सीबॉर्गियम, ये भी ठीक है। डार्मस्टाडियम, दिस इज नियम, right? This is not the correct one. So we get option number D का fourth.
दिस इज द इनकरेक्ट मैच। ये जो है अराउंड 1 1 2 आई गेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ये नहीं चाहता था कि आपको इतना लास्ट वाला याद हो, एग्जामिनर चाहता था क्योंकि आपको 101 से 106 अगर याद है तो आपको पता चल जाएगा कि जो बच गया वो गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 विद द पीरियड्स गिवन इन कॉलम 2। अच्छा चलो, अगर आपको कोई भी रैंडम एटॉमिक नंबर गिवन है, आपको क्या गिवन है, एनी रैंडम एटॉमिक नंबर, रैंडम एटॉमिक नंबर, ठीक है, और हमें उसका पीरियड बताना है, तो हम कैसे बताएंगे। रैंडम एटॉमिक नंबर गिवन है कुछ भी, और हमें बताना है कि वो किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो बच्चे हम कैसे बताएंगे। उससे नेक्स्ट हमें क्या देखनी है, नोबल गैस देखो कौन सी है, ठीक है। तो आपको पता है कि यार नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, radon and this, करेक्ट है। डू वी नो देयर एटॉमिक नंबर्स, हमें सिर्फ और सिर्फ किसका एटॉमिक नंबर सबके पता होनी चाहिए, नोबल गैसेस के, ठीक है। दिस इज 2, दिस इज 10, दिस इज 18, 36, है ना। कैसे वेरी करता है, 8 8, आप देखो यहां से जब आप यहाँ पे आए, यू हैड टू डू +8 देन अगेन +8, ठीक है। 8 8 18 18, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 18, एंड देन अगेन इट्स गोइंग टू बी 36 + 18, ठीक है। 36 + 18 इज गोइंग टू बी हाउ मच, 54, सो xenon इज 54, ठीक है। 8 8 18 18, then you have to do 36, what you have to do, 36, so 54 + 36 is going, my bad, it's 32, right? So it's going to be 86. The two numbers got mixed together, so it will be 86, right? Radon is 86 and 118. So 8 8 18 18 32 and 32, सही है। तो बस अब आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे जैसे कि हमें एटॉमिक नंबर गिवन है 31, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट और इसके अलावा हमें क्या पता है, अगर पीरियड नंबर की बात की जाए, ठीक है, दिस इज द पीरियड हियर, लेट्स टेक सम, या ओके, सो दिस इज पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द नोबल गैसेस। अब देखो जो नोबल गैसेस हैं वो पीरियोडिक टेबल में टुवर्ड्स दी राइट साइड, बिल्कुल एंड में आते हैं, राइट, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में, करेक्ट। अब देखो अगर मैं 31 से जस्ट नेक्स्ट, 31 से जस्ट हम नेक्स्ट नोबल गैस देखेंगे, कौन सी आएगी, 36, दैट्स क्रिप्टन, राइट। सो जो भी क्रिप्टन वाले पीरियड में होगा, हमें पता है क्रिप्टॉन का पीरियड, दैट इज पीरियड नंबर 4, तो जो क्रिप्टन का होगा वही उस रैंडम एटॉमिक नंबर का होगा। सो फॉर 31 वी नो दैट इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, द पीरियड नंबर इज गोइंग टू बी 4, राइट। सो फॉर ए इट्स गोइंग टू बी व्हाट, 4, क्लियर है। तो अगर आप देखो ए का थर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता, ठीक है, एक ऑप्शन कट गया। आगे देखते हैं 50, एक रैंडम एटॉमिक नंबर हमें 50 गिवन है, उससे जस्ट नेक्स्ट नोबल गैस देखते हैं, कौन सा आ रहा है, 54, यानी कि xenon। xenon कौन से ग्रुप, कौन से पीरियड में आता है, पीरियड नंबर 5, सही है। तो हमें पता चल गया कि ये भी किस में होगा, पीरियड नंबर 5 में होगा, यानी कि बी का है फर्स्ट, बी का फर्स्ट, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, 2 ऑप्शंस टोटल हट गए, राइट। 56, तो बच्चे अब 56 से जो अगला नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन सी है, रेडॉन, विच इज 86, सो इट्स गोइंग टू बी इन पीरियड नंबर 6, राइट। सो 56 इज गोइंग टू बी इन पीरियड नंबर 6, सो फॉर सी इट्स गोइंग टू बी 4, फॉर सी इट्स गोइंग टू बी 4, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट, अच्छा इससे हम जज नहीं कर सकते, दोनों में ही सी का देखो 4th गिवन है,
तो ये हमें पहले चेक करना चाहिए था. सो वी हैव टू चेक ओनली डी, राइट. डी इज 14. 14 से जस्ट नेक्स्ट कौन सा आता है? 18, यानी कि आर्गन. आर्गन कौन से पीरियड में आता है? 3. तो 14 भी किस में होगा? 3 में होगा. सो डी का है क्या? सेकंड. डी का है सेकंड. तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब. ठीक है, बहुत इजी था ये क्वेश्चन. हमें कुछ रैंडम एटॉमिक नंबर्स गिवन थे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पीरियड बताना था. सही है. हमने क्या किया, हमें पता है कि नोबल गैसेस कौन कौन से होते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, है ना. और हमें ये भी पता है 2, 8, 18, 18, 32, 32. रिमेंबर दिस. ठीक है. तो सपोज जो एटॉमिक नंबर, रैंडम एटॉमिक नंबर जो 31 था, हमने क्या किया, उससे जस्ट नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस देखी विच केम आउट टू बी एटॉमिक नंबर 36, क्रिप्टन. सो वी नो कि क्रिप्टन जो है वो पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करता है. एंड प्रिटी ऑब्वियस, क्योंकि नोबल गैसेस राइट साइड में आते हैं पीरियोडिक टेबल के. करेक्ट. तो जो भी उससे पहले नंबर होगा वो सेम पीरियड से ही बिलोंग करेगा. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. ठीक है. लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वो p सबशेल में जा रहा है, यानी कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है. ब्लॉक कैसे बताते हैं? जिस भी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है दैट्स द ब्लॉक. ठीक है. तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ? सो वी कैन से दैट दिस इज अ p ब्लॉक एलिमेंट जो हमको गिवन है. ठीक है. आगे देखते हैं. द एटॉमिक नंबर एंड द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट x. ठीक है. okay, which is just below the said element in the periodic table respectively are. okay, so this is an element जो हमें given है. ठीक है भाई. इसका क्या हम एटॉमिक नंबर बता सकते हैं? एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? एटॉमिक नंबर बताते हैं. 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 4 16. Sorry, I had a little cough. So yeah, it was how much? 10, 12, 16. Correct. तो जो हमें एटॉमिक नंबर गिवन है उसका, जो हमें एलिमेंट गिवन है उसका एटॉमिक नंबर है 16. ठीक है. जो कि बिलोंग करता है p ब्लॉक एलिमेंट से. 16 तो यार हमें याद ही है, राइट. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर. इतना तो मुझे लगता है तुम आराम से गेस कर लोगे, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर. तो हमको बताना है वो एलिमेंट जो कि जस्ट इससे नीचे है, जस्ट इससे ग्रुप में नीचे है, एक्स एलिमेंट. ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन मार्क. हमें इसके बारे में बताना है कि सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा. तो देखो, एज आई टोल्ड यू 8, 8, 18, 18, 32, 32. ठीक है. सो इससे जस्ट नेक्स्ट अगर आप 18 ऐड कर दोगे तो आपको इससे नीचे वाला एलिमेंट मिल जाएगा, है ना. बिल्कुल मिल जाएगा. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी 16 + 18, राइट. इट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 16 + 18 कितना होता है भाई? देख लो. 34, राइट. इट्स गोइंग टू बी 34. सो जो ये एलिमेंट x है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आ गया 34. क्लियर है. और हमें क्या बताना है? इसका ग्रुप नंबर. अच्छा, 34 देखो कहाँ कहाँ है. 24 नहीं हो सकता, 24 नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर बी या डी बचा. ठीक है. तो अब हमें बताना है कि इसका ग्रुप नंबर क्या है, वेदर इट इज 6 और 16. तो यार देखो, सबसे पहले तो तुम्हें पता है कि अगर कोई चीज जस्ट सल्फर के नीचे आ रही है तो वो सल्फर के ग्रुप से ही बिलोंग करती है ना. ऑक्सीजन के ग्रुप से बेसिकली, है ना, राइट. ऑक्सीजन किस ग्रुप में होता है? 6 या 16. ऑक्सीजन के जस्ट नीचे होता है सल्फर, राइट. तो ऑक्सीजन इज ग्रुप नंबर 16, राइट. सबसे पहली चीज तो आप वैसे ही बता सकते हो बिना कुछ तिगड़म लगाए. सो यू ऑलरेडी नो दैट ग्रुप नंबर इज गोइंग टू बी 16. सही है.
मैम नहीं याद कि ऑक्सीजन ना किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इतना तो पता है कि लेफ्ट साइड में होता है या राइट साइड में होता है, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 6 होगा कि 16 होगा? 16 होगा यार, ऐसे भी देख सकते हो। मैम ये भी नहीं पता हमें, चलो इससे आगे क्या किया जाए, फिर तो हम काइंड ऑफ जैसे निकालते हैं कि फॉर अ पी ब्लॉक एलिमेंट कैसे निकालते हैं ग्रुप नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, ऐसे निकलता है ग्रुप नंबर, ठीक है, फॉर ग्रुप नंबर फॉर श्योर, क्योंकि जिसमें सल्फर होगा उससे आप नीचे वाले एलिमेंट की बात कर रहे हो तो ग्रुप तो चेंज नहीं होने वाला। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने, 2 + 4, राइट, 2 + 4 + 10 आ गया 16। क्लियर है, हर तरीके से समझा दिया है कि भाई कैसे निकालना है। ये सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ही वैलिड है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो फाइनली जितने उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसका ग्रुप है ना। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है तो वो ग्रुप नंबर 1 हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वो ग्रुप नंबर 2 हो गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। In the long form of the periodic table, the non-metals are placed in which group? Which block? S block, P block, D block, F block. अब देखो S block कहाँ होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट। और S ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। D एंड F ब्लॉक में भी एलिमेंट्स, हैवी मेटल्स ही होते हैं। तो बचा कौन, P ब्लॉक। P ब्लॉक में सब कुछ है, P ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। सो द आंसर इज P ब्लॉक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following statements regarding the variation of atomic radii in the periodic table is not true? ठीक है, हमें बताना है which one is not true, कौन सा सही बात नहीं है। In 4F series, there is a continuous decrease in size with increase in atomic number. Decrease in size with increase in atomic number. ठीक है यार, सही बात है, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, Z इफेक्टिव भी बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा, ठीक है, ट्रू है। The size of inert gas is larger than halogens. बिल्कुल ठीक बात है यार। Size of the noble gases is highest in their period, right? Noble gases have the largest size in their period. इस बात का ध्यान रखना। Noble gases have largest what? Largest size in their period, okay? जिस भी आप corresponding period की बात कर रहे हो उसमें। आगे देखते हैं। In third period, the size of atoms increase with increase in atomic number. No. बच्चे अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है, Z जो है वो वेटा Z यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा है। इससे आप क्या बोल सकते हो कि जो Z इफेक्टिव है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इज द एटॉमिक नंबर, Z इफेक्टिव इज द न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बच्चे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है यानी कि वो और बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में सक्षम होगा, राइट। तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज डिक्रीज होगा। आप क्या बोलोगे कि इससे क्या होना चाहिए भाई, साइज तो डिक्रीज होना चाहिए। इनके मुताबिक क्या हो रहा है कि साइज इंक्रीज हो रहा है। तो यार दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है भाई, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इन अ ग्रुप देयर इज अ कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इन अ ग्रुप ऑब्वियसली यार साइज बढ़ेगा, क्यों, बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड। व्हाट इज द रीजन, इसके लिए आप बोल दोगे बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड। तो प्रिटी ऑब्वियस कि साइज जो है वो भी बढ़ेगा। क्लियर है,
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। बिल्कुल सही बात है, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज 18, राइट? बोथ ऑफ देम हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ओके, बोथ K पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तभी तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए ना, तो ये तो ट्रू है, सही है। K पॉजिटिव आयन इज बिगर, यहां पे गड़बड़ हो गई। अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों में, K पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में बराबर है, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर बेसिकली हम कैटायन की बात करते हैं, ठीक है, सपोज इफ आई टॉक अबाउट पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 19, राइट? फॉर पोटेशियम द एटॉमिक नंबर इज 19, करेक्ट है, सही है। और जब वो K पॉजिटिव बन गया, K से जब वो K पॉजिटिव बन गया, अब उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। K के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स थे, 19 इलेक्ट्रॉन्स थे प्लस 19 ही प्रोटॉन्स थे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यार 19 प्रोटॉन मजे से 19 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे थे? मैनेज कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए वो न्यूट्रल था, है ना। 19 प्रोटॉन अपने मस्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा रहे थे 19 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, 19 प्रोटॉन्स 19 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब वो K से K पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, तो अभी भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो तो 19 ही है, राइट? लेकिन इलेक्ट्रॉन्स घट गए, तो यहाँ पे क्या होगा? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा। अब 19 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स को और अच्छी तरीके से अपनी तरफ पुल कर सकेंगे। सो यू कैन से दैट Z इफेक्टिव जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो साइज कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा जो कैटायन होता है उसका साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा कौन होगा? K पॉजिटिव इज गोइंग टू बी स्मॉलर इन साइज, इट्स नॉट गोइंग टू बी लार्जर इन साइज। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसीलिए हमारा सही जवाब है। क्लियर है? Both K positive and Cl negative ions have the same configuration, yes. 18 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी which will come out to be the same, correct? Cl negative ion is bigger than K positive ion. यही आपको अभी समझाया that anion is always bigger, ठीक है? Anion is larger. Anion is always larger in size, आप ऐसा बोल सकते हो whenever we talk about isoelectronic species, ठीक है, larger in size। क्लियर है? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करें। K positive, Cl negative, Ca2 positive, S2 negative ions are isoelectronic. The decreasing order of their size, decreasing order बड़े से छोटे में अरेंज करना है, ठीक है। तो यार सबसे ज्यादा बड़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और सब में अगेन 18 इलेक्ट्रॉन्स है, सही है। सो वी नो कि यार जो साइज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनायनिक चार्ज, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनायनिक चार्ज। जितना ज्यादा मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतना बड़ा होगा। दिस इज फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है भाई, कभी हर जगह अप्लाई कर दो। दिस इज ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऑलरेडी, जो कि हमें गिवन है। क्लियर है ना भाई? ओके। एंड अगर हम बात करें साइज रिलेटेड टू कैटायनिक चार्ज, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक चार्ज। अभी रीजन आपको पिछले ही क्वेश्चन में समझाया गया है। क्लियर है? तो चलो यार अरेंज कर लेते हैं कि यार जो एनायन है इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज लार्जर। तो एनायन इज विच वन? S2 नेगेटिव, ठीक है। तो S2 नेगेटिव जो है वो साइज में सबसे बड़ा होने वाला है। देन Cl नेगेटिव विल बी देयर,
देन Cl नेगेटिव विल बी देयर, ठीक है। उसके बाद इट्स गोइंग टू बी व्हाट, K पॉजिटिव, और सबसे छोटा होगा Ca2 पॉजिटिव, K पॉजिटिव और सबसे छोटा होगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर विच वन, H2 नेगेटिव। अरे वाह, ऑप्शन नंबर ए ही सही निकल गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे कि यार जो केटायन है जिसपे सबसे ज्यादा चार्ज है वो सबसे छोटा होने वाला है, तो Ca2 पॉजिटिव इज गोइंग टू बी द स्मॉलर वन, स्मॉलेस्ट वन आउट ऑफ दीज। तो सबसे छोटा Ca2 पॉजिटिव सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे छोटा Ca2 पॉजिटिव है, दैट्स ऑप्शन नंबर 1। तो अपने एग्जाम में सिर्फ आप इतनी सी बात सोच के अपना आंसर निकाल सकते थे, आपको इससे ज्यादा कुछ बहुत करने की जरूरत भी नहीं थी। कूल है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following sets of ions represent a collection of isoelectronic species? Okay. अरे यार क्या ही हो रहा है, ये बार बार सेम हमारे पास चीजें आ रही हैं। K पॉजिटिव, चलो भाई अगर फर्स्ट ऑप्शन से ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। K पॉजिटिव, potassium is what, 19, so this is 19 minus 1, so it will have 18 electrons, ठीक है भाई। देन वी हैव Cl नेगेटिव, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 18, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यानी कि एक एक्स्ट्रा चार्ज, इट्स 70, माय बैड, क्लोरीन इज 17, so it's going to be 17 plus 1, right, 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20, यानी कि उसमें 20 प्रोटॉन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल कैल्शियम में, बट वी हैव +2 चार्ज ऑन इट, यानी कि 2 कम इलेक्ट्रॉन्स, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम इज 21, राइट, so it's going to be 21 minus 3, again 18. All of them have 18 electrons, so these are isoelectronic species. Clear है? ऑप्शन नंबर 8 सेल्फ इज ट्रू। आपका होमवर्क है बाकी स्पीशीज को चेक करना, ठीक है। N3 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स, O2 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स, F नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आप H2 नेगेटिव की बात करोगे, so it's going to be how much, 16 plus 2, 18. तो that's why these are not isoelectronic, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेना। Which group of elements shows lowest ionization enthalpy? Ionization enthalpy होती क्या है कि यार अगर मैं एक एटम को गैशियस फेज में ले जाऊं, ठीक है, सिर्फ एक एटम को, और उसमें से मुझे जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, दैट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। तो किसकी सबसे ज्यादा होगी, हैलोजेंस। हैलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है। तो यार इनकी तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, है ना, क्यों, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से ताकि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। हम क्या कर रहे हैं, इनसे एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं। So it has, if it has 7 valence electrons, it will have high ionization enthalpy, right? It will have high ionization enthalpy. Low तो नहीं होगी। Alkaline earth metals, जैसे कि मैग्नीशियम, है ना, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में देर आर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो लो होगी, बट ऑप्शंस देखना पड़ेगा, है ना, नीचे। नोबल गैसेस, अरे बाप रे भाई पूरा ऑक्टेट है इनका, तो दे विल हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, राइट, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। Alkali metals, it has only 1 valence electron, right? It has only 1 valence electrons in its outermost shell. तो ये तो बेचारे बड़े बेताब हैं, जैसे कि सोडियम, है ना, जैसे कि सोडियम बहुत बेताब है कि भैया मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ बस किसी तरह। तो हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी सोडियम के इलेक्ट्रॉन को, और उसका इलेक्ट्रॉन फुदकता फुदकता बाहर निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो सबसे लो कौन हुआ यहाँ पे, एल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। दिस इज विच ग्रुप, ग्रुप 1। चलो लिख लो यार ये भी,
ग्रुप 1 मेटल्स, ग्रुप 1, ठीक है। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं भाई? ग्रुप 2, ठीक है। तो ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है ग्रुप 2 से, ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज फॉर द गिवन एलिमेंट्स आर इन द ऑर्डर ऑफ, ओके, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कार्बन। ओके, ऑर्डर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि किस हिसाब से बताना है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन है हमारे पास, कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। सेम किस में आते हैं? ये पीरियड में आते हैं, है ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे, ठीक है। और फिर है हमारे पास सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस, है ना। सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है, नाइट्रोजन के नीचे पी फॉस्फोरस आता है, ठीक है भाई। तो दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे बांट लेते हैं, कार्बन नाइट्रोजन और SI और P, ठीक है। पीरियड वाइज पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले कौन सा आएगा? कार्बन वाला ग्रुप आएगा, सही बात है। अब देखो, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, पहले डिसाइड करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी घटती है या बढ़ती है, ठीक है। एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, ओके, एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, तो क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो आप बोल सकते हो कि यार Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। इफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो रहा है ना। तो इसका क्या मतलब है यार? आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन अ पीरियड, राइट, इन अ पीरियड, ठीक है। तो इन दोनों में से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? कौन से ग्रुप की होगी? कार्बन नाइट्रोजन कौन से पीरियड की होगी, है ना, ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है। तो ज्यादा इनमें से होने वाली है कार्बन नाइट्रोजन की, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन की, सही है। अब हमें डिसाइड करना है कार्बन और नाइट्रोजन में से किसकी ज्यादा होगी, है ना। फॉर श्योर दिस इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट वन, ठीक है। अब देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, राइट। कार्बन इज 6, करेक्ट है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p2, राइट। एंड नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3, सही है। सो बेसिकली नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड, राइट, नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड, तो यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है। दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, करेक्ट है। तो यानी कि नाइट्रोजन की ज्यादा होने वाली है कार्बन से। तो इन शॉर्ट नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी निकलने वाली है, ठीक है भाई। नाइट्रोजन इज गोइंग टू हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, देन वी विल बी हैविंग कार्बन, ठीक है भाई। अब डिसाइड करना है फॉस्फोरस और सिलिकॉन और फॉस्फोरस में, ठीक है। तो सिलिकॉन फॉस्फोरस में भाई ज़्यादा किसकी होगी? क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो यानी कि फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी एनर्जी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी भाई? सिलिकॉन की, ठीक है। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया? पहले आपने ऐसे ग्रुप वाइज देखा, फिर आपने पीरियड वाइज देखा, ठीक है। आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है बच्चे? हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है? जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। और जब हम एक ग्रुप में जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। क्यों? क्योंकि न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड, तो Z इफेक्टिव कम हो जाता है। Z इफेक्टिव अगर कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है भाई। तो इसके हिसाब से ये पूरा हमने डिसाइड कर लिया। आगे चलते हैं। फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो ये कौन से सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सही है। अब देखो
नियॉन की तो फॉर श्योर यार सबसे ज्यादा होने ही वाली है, क्या चीज, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? बिकॉज नियॉन इज द नोबल गैस, वो मस्त अपना स्टेबल है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ेगी, ठीक है, सही है। तो नियॉन की देखो ऑलरेडी सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, कोई दिक्कत नहीं है ना, नियॉन और फ्लोरीन में कोई दिक्कत नहीं है। एंड आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अक्रॉस अ पीरियड, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। आप सबसे पहले बोल सकते हो दैट इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो वही हो रहा है यार, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, नियॉन की है, फिर फ्लोरीन की है। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, है ना, कि यार जनरल के हिसाब से, है ना, जनरल ट्रेंड के हिसाब से ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। क्यों? अगर आप नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखो जिसका एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है, सो दिस विल बी 1s2 2s2 2p3, राइट। So this is half filled and that's why it becomes stable, okay, this is half filled, तो इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। क्यों? Because it is more stable, because it is more stable, सही है। तो नाइट्रोजन की जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, क्या चीज, आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो किसमें नाइट्रोजन की ज्यादा है, सो वी नो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, देखो ये वाला ऑर्डर ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं चलेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो इट कैन ईदर बी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दो ऑप्शंस कट गए। अभी देखो कार्बन कार्बन कार्बन, हर किसी में देखो बीच में कार्बन लिखा हुआ है, देखो कार्बन 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 कार्बन, कार्बन के साथ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिथियम 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 लिथियम, फर्स्ट लिथियम से शुरू हो रहा है। अब सेकंड दिक्कत कहाँ आती है, बेरिलियम और बोरॉन में, ठीक है। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो चलो बेरिलियम और बोरॉन की बात कर लेते हैं। बेरिलियम इज व्हाट, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, इट्स 4, राइट, atomic number 4, so its configuration will be 1s2 2s2, 1s2 2s2. Boron is hydrogen helium lithium beryllium boron, right after beryllium we have boron. तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेरिलियम के बाद आ रहा है बोरॉन पीरियड में, एंड इन लाइक अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। बोरॉन की अभी देखो 1s2 2s2 2p1, इसके p सब शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो चाहता है कि यार ये छोड़ दो अपना 1s2 2s2, मस्त कंप्लीट होके बैठूंगा, ठीक है। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी बोरॉन से। दीज आर द टू एक्सेप्शंस इन सेकेंड पीरियड, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग, इट्स गोइंग टू हेल्प यू, ओके। चलो भाई देख लेते हैं जवाब कौन सा होने वाला है, बेरिलियम की ज्यादा होने वाली है, देन बोरॉन, देन लिथियम। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो गया हमारा सही जवाब। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ओके, मेटालिक ऑक्साइड्स जो होती हैं बेटा वो बेसिक होती हैं नेचर में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए दैट मेटालिक ऑक्साइड्स, ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, वही बेसिक टॉपिक है, ठीक है भाई। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, कूल है। एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होती हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव कर लेती हैं, बेसिक नेचर की तरह भी बिहेव कर लेती हैं। सो एल्यूमिनियम, जिंक एंड आर्सेनिक, ठीक है, AS,
आर्सेनिक, इनके जो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं एंड हाँ जिंक हो गया ना, इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। कैसे होते हैं भाई ये नेचर में? दीज आर एम्फोटेरिक, ठीक है। इसके अलावा यार जो ऑक्साइड्स न्यूट्रल होती हैं, आप बोल सकते हो NO, N2O and CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। दीज आर कंसिडर्ड एज न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ना एसिडिक है, ना बेसिक है, ना एम्फोटेरिक है, मस्त न्यूट्रल है, ठीक है भाई। चलो तो मैच करना शुरू करें। N2O, अभी बात हुई यार, N2O इज न्यूट्रल, ठीक है। सो फॉर A इट्स गोइंग टू बी फोर्थ, A का फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर A नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर D नहीं हो सकता, B और C हो सकता है। बेरियम ऑक्साइड, बेरियम इज अ मेटल एंड मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और देखो दोनों में B का फर्स्ट गिवन है, राइट, सो B का फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ता है AS2O3। अभी बताया एल्यूमिनियम, जिंक और आर्सेनिक के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, यानी कि C का सेकेंड, तो ये भी नहीं हो सकता। मिल गया हमें हमारा जवाब। एंड Cl2O7, क्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर? मोस्ट एसिडिक मतलब कि किसमें बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना, जिसमें बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। सही है? यस। ओके, अब देखो आप बोलोगे कि मैम ये तो सारे मेटल्स हैं, ये तो सारे मेटल्स हैं एंड मेटालिक ऑक्साइड्स आर basic in nature. Metallic oxides are basic in nature and non-metallic oxides are acidic in nature. सही है भाई? तो अगर आप बात करो मेटालिक कैरेक्टर की, सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेटालिक कैरेक्टर आप क्या बोल सकते हो? It increases down the group, increases down the group, ठीक है, सही है। सो ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, एंड बेरियम, ठीक है। क्लियर है? यस। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा जो है वो किसका है? बेरियम का है, ठीक है, राइट। सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका है? बेरियम का है। And we know that metallic oxides are, which one is the most basic? Okay, मैं यही बार बार लैक कर रही थी, which one is the least basic? Correct है? So as we go down the group, metallic character जो है वो बढ़ता है, right? And metallic oxides are basic in nature. What do we know? That metallic oxides are बेसिक इन नेचर, राइट। हमें चाहिए इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? जो सबसे ज्यादा एसिडिक मतलब जो सबसे कम बेसिक है। सबसे कम बेसिक कौन होगा भाई? बेरियम होगा। तो इसकी ऑक्साइड भी सबसे कम बेसिक होगी, यानी कि ज्यादा एसिडिक होगी, ठीक है भाई। सो BeO, ऑप्शन नंबर D इज द राइट चॉइस, ठीक है। इज इट ऑल राइट? दो चीजें हमने यहाँ पे यूज करी कि यार मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाओ तो बढ़ता है, एंड सेकेंडली वी नो दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे ऊपर है वो सबसे कम बेसिक होगा,
यानी कि उसमें एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, आप ऐसे समझ सकते हो। आगे चलते हैं। In which of the following options the order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it? चलो भाई देख लेते हैं। Increasing first ionization enthalpy, तो यार first ionization enthalpy, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप, अगर इन जनरल बात करो तो क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ना। तो टेक्निकली ये होना चाहिए, राइट, बट ये नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा भाई नाइट्रोजन की होती है, बिकॉज नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p3। 2p3 मतलब वो हाफ फिल्ड है और उसमें वो स्टेबल है, ठीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है। सो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन, देन नॉर्मल कार्बन एंड बोरॉन। सो इट डजंट अग्री with the property written against it। आगे भी देख लेते हैं। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है यार, ठीक है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा बच्चे किसकी होती है? क्लोरीन की होती है, सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की। फ्लोरीन की क्यों नहीं होती? क्योंकि फ्लोरीन के छोटे साइज की वजह से, ठीक है। फ्लोरीन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, because of its small size. So chlorine is ज़्यादा, it has more electron gain enthalpy, negative electron gain enthalpy, ठीक है। Then we have bromine and then we have iodine। तो देखो इसमें भी सही से नहीं लिखी हुई प्रॉपर्टी, तो ये भी सही है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसमें गलत चीज़ लिखी है और हमसे पूछा गया विच वन डज नॉट अग्री, ठीक है। या तो इसको होना चाहिए था कि विच वन अग्रीज, तो कोई एक निकलता, देखना। Increasing metallic radius as we go down the group size increases, right? ये statement correct है, ठीक है। अब देखो increasing ionic size, F negative, Na positive, Mg2 positive। अच्छा देखो, तो we know that what do we know? Here anions are larger, सब में देखो these are all what? These are all isoelectronic species, है ना। और isoelectronic species में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट ही लिखा है इन्होंने, है ना, ठीक है भाई, ये भी ठीक ही लिखा है इन्होंने। तो ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और नीचे वाले करेक्ट है। Increasing ionic size, why? Because these are isoelectronic species, right? These are isoelectronic species। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following elements will have highest second ionization enthalpy? किसका IE2 सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, जब आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करोगे। तो देखो 3p2 है तो पहला इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा, दूसरा तो आराम से चला ही जाएगा, ठीक है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ, तो ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3s2, इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, IE2 दे देगा, फिर पहला चला गया दूसरा भी चला जाएगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई डोंट थिंक हाईएस्ट होना चाहिए। अब देखो इस वाले को देखो, 3s1 पहला इलेक्ट्रॉन ले लिया, पर अभी देखो 1s2 2s2 2p6 मस्त नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन में है, तो यहाँ से सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है, इट्स टफ टू गेट दैट इलेक्ट्रॉन आउट। तो इसके लिए हाई आयनाइजेशन एनर्जी IE2 इसके लिए क्या होगी? हाई होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो है सही जवाब। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखो 3p3 है, तो पहला इलेक्ट्रॉन मुश्किल से देगा। क्यों? क्योंकि मस्त अपना यार हाफ फिल्ड है, तो पहला अगर इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तो दूसरा भी निकाल ही लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following orders of ionic radii is correctly represented?
तो पेरेंट एटम से हमेशा केटायन छोटा होता है, क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर स्टिल द सेम, प्रोटॉन्स अब ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अच्छे से खींच पाएगा, ठीक है भाई। तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। एनायंस में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो साइज बढ़ गया, ठीक है, वही सेम स्टोरी। तो यार इसका सही ऑर्डर क्या होना चाहिए कि पहले H नेगेटिव, सही बात है यार, ठीक है, देन हाइड्रोजन, देन H पॉजिटिव, है ना। पेरेंट एटम से हमेशा एनायन बड़ा होता है, केटायन छोटा होता है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, बिल्कुल सही बात है यार। जब जितना बड़ा एनायनिक चार्ज, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज बढ़ेगा, राइट। वी नो दैट साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू size is directly proportional to anionic charge. Size is directly proportional to anionic charge, यानी कि बेसिकली नेगेटिव चार्ज। तो बिल्कुल सही बात है यार, करेक्टली रिप्रेजेंटेड ही पूछा है तो ये हो गया सही जवाब। O2 नेगेटिव सबसे छोटा कभी नहीं होगा। N3 नेगेटिव यहाँ पे सबसे बड़ा होना चाहिए था, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ द गिवन एटम्स। अब देखो फ्लोरीन क्लोरीन गिवन है, तो बच्चे हमेशा याद रखना वेन एवर वी टॉक अबाउट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, तो वो हमेशा क्लोरीन की ज़्यादा होती है। क्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैन फ्लोरीन। फ्लोरीन की कम क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज, ठीक है भाई, क्लियर है। क्योंकि वो एक और इलेक्ट्रॉन को एक खींच तो लेगा, एकोमोडेट करने में दिक्कत होती है, सही है भाई, क्योंकि छोटा साइज है। सो द करेक्ट आंसर इज विच वन? क्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल लिख लो यार इसको ना, बेटर रहेगा। इसकी हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल, हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है भाई साहब। सबसे ज्यादा क्लोरीन, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो दिस इज द राइट चॉइस, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। Atomic radius of the elements increases as one moves down the first group of the periodic table. यार ये बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड, तो साइज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, सही बात है। Amongst isoelectronic species, smaller the positive charge on the cation, smaller is the ionic radius. Okay. Suppose we have दो पॉजिटिव चार्ज वाले चाहिए हमको, ठीक है। से वी हैव कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, और ले लो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, या K पॉजिटिव ले लो, चलो चलो ये भी तीनों ही ले लेते हैं। K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। तीनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चे कितने हैं? 18, राइट। ऑल ऑफ देम हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप साइज देखो, है ना, कैटायनिक चार्ज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं, है ना, वो सबसे छोटा होगा साइज में। क्यों? क्योंकि मैम अब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो यानी कि वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएगा, है ना। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव सबसे छोटा होगा, फिर कैल्शियम 2 पॉजिटिव होगा, फिर सबसे इनमें से सबसे बड़ा K पॉजिटिव होगा। ओप्स, माई मार्कर, वेट, आई विल जस्ट गेट इट, just give me 1 minute. Yeah, got it. Okay, तो smaller the positive charge,
हायर द साइज, लार्जर द साइज। यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉलर द आयनिक रेडियस, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे देखो, amongst the isoelectronic species greater the negative charge on the anion, larger the size। सही बात है यार, ठीक है। atomic radius of the elements decreases as one moves across period left to right, बिल्कुल सही बात है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा अगर आप एक पीरियड में जा रहे हो तो साइज घटेगा। तो ये हमारा हो गया अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में अभी बात करते हैं, ठीक है। What is the value of electron gain enthalpy of Na positive if IE1 of, this is Na written this way, I don't know why, it's Na, okay, Na, sodium, ठीक है। तो हमें उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना है ना, कि जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, और हमें उसकी आयनाइजेशन एनर्जी पता है कि यानी कि जब हमने न्यूट्रल सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला था, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसमें क्या एनर्जी लगी थी, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बस उल्टा वैल्यू वही रहेगी, राइट, बस साइन चेंज हो जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है भाई। सो ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली चॉइस। अगर आपको ये भी पता होता कि यार वैल्यू सेम रहने वाली है तब भी हो जाता, है ना, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज हाईएस्ट केटायन टू एनायन साइज रेशियो। अच्छा, RC, let's change the color, radius of cation by radius of anion, ठीक है। हमें बताना है कि ये रेशियो हाईएस्ट कब होगी। ये रेशियो हाईएस्ट कब निकलेगी, जब RC की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, केटायन सबसे बड़ा होगा और रेडियस ऑफ एनायन जो है वो सबसे छोटा होगा, तभी ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। केटायन देखते हैं, लिथियम, सोडियम, सीजियम। तो यार एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि नए शेल्स ऐड हो रहे हैं। तो सबसे नीचे ग्रुप में कौन आता है भाई, सीजियम आता है ना, लिथियम, सोडियम, सीजियम, इनमें यही साइज है ना। तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा, है ना। अब हमें डिसाइड करना है वेदर CSI या CSF, है ना। अब आयोडीन और फ्लोरीन में से छोटा कौन होता है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। सबसे ऊपर कौन आता है, फ्लोरीन, सबसे नीचे आता है आयोडीन, तो सबसे छोटा कौन हुआ, फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा केटायन टू एनायन रेशियो बच्चे किस में आएगी, CSF में आएगी, ठीक है। वाई, बिकॉज दिस इज हाइएस्ट इन साइज, fluorine is smallest in size, सही है। So we can say that option number B is the right choice। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। The first ionization potentials of beryllium and boron respectively are। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बच्चे घबरा जाते हैं कि हाँ हमें तो वैल्यू नहीं याद। ऑप्शंस तो देखो, बेरिलियम बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4, राइट। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2, ठीक है। तो मतलब दोनों अपना s सबशेल फिल करके बैठा है बेरिलियम। बोरॉन क्या होगा, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5, इट्स गोइंग टू बी 1s2 2s2 2p1। तो ये अपना 2p1 वाला इलेक्ट्रॉन इजीली ले देगा, ऊपर 2s2 वाला मुश्किल से देगा, है ना। तो ज़्यादा वैल्यू किसकी आनी चाहिए, बेरिलियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू बोरॉन, है ना। तो जो भी वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, पहली ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि बेरिलियम के लिए बतानी है, दूसरी वाली कम होनी चाहिए। पहली वैल्यू ज़्यादा, दूसरी वैल्यू कम। 8.29 9.32, कम ज़्यादा नहीं हो सकता। 9.32 8.29 हो सकता है, 8.29 8.29 नहीं हो सकता, 9.32 9.32 नहीं हो सकता। समझे कैसे करना है, आगे चलते हैं।
आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज गिवन है, आयनिक साइज बताना है, बता देते हैं यार। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे छोटा होगा, है ना। Si4 पॉजिटिव सबसे छोटा होना चाहिए। Si4 पॉजिटिव सबसे छोटा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इधर ऑप्शन नंबर ए और डी, ठीक है। Na पॉजिटिव सबसे बड़ा होगा क्योंकि उसके ऊपर +1 चार्ज है। Mg2 पॉजिटिव सबसे बड़ा हो गया या 3 पॉजिटिव, बताओ भाई। तो 4 3 2 1 इज इट द सेम? अच्छा देखो देखो यहाँ पे देखो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट्स द राइट चॉइस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Which electronic configuration has abnormally high difference between second and third ionization energy? चलो भाई बता देते हैं। सेकेंड एंड थर्ड पूछा है अब की बार, है ना। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर पहला इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा, दूसरा तीसरा, इसको सेकेंड देने में ज्यादा मुश्किल होगी, है ना। तो नहीं है हमारा जवाब। पहला आराम से दे देगा, दूसरा भी इसको देने में तकलीफ होगी, दूसरा दे देगा तो तीसरा भी दे देगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 1:2:2p6, पहला दे दिया दूसरा दे दिया, पहला देने में तो तकलीफ होगी, पहला अगर निकल गया फिर दूसरा और तीसरा भी निकल ही जाएगा, तो यार ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी में देखो, पहला और दूसरा अगर निकल गया फिर ये 2p6 वाले में से निकालने में, थर्ड वाले में से निकालने में, बिकॉज ये अगेन 1:2:2p6 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसको हिलाना मुश्किल होगा, ठीक है। तो बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस आएगा, ठीक है। सो हियर वी आर डन विद द क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।